शुरू करें 3 क्वेश्चन से। टेंस के 3 क्वेश्चंस। टेंस के 3 क्वेश्चंस। I have sent you a letter last month. कोई गलती नहीं है, नो एरर, डी। Second, I had sent him a reply to his letter sometime last week. No error. Third, try to ask him why does he repeat the same mistake each time. No error. 3 questions आपके प्यारे प्यारे राज दुलारे न्यारे। I have sent you a letter last month. I had sent him reply to his letter sometime last week. Try to ask him why does he repeat the same mistake each time. ढूंढना है, गलती ढूंढनी है। फटाफट 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 गलती ढूंढ लेनी है। मिल गया होगा गलती। शुरू करते हैं। I have sent you a letter last month. I have sent you a letter last month. अब क्या लिखा? Last month लिखा। Last month क्या है? Past denoting time है। Past denoting time है तो ए में गलती हो गया, have होना ही नहीं चाहिए। I sent you a letter. Send का सेकेंड फॉर्म sent ही है तो I sent you a letter। ठीक है। फिर इसी रूल से ये भी गलती है कि आप क्या लिख रहे हैं? लास्ट वीक। लास्ट वीक लिख रहे हैं, इसका मतलब बीता हुआ टाइम। बीता हुआ टाइम तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। बीते हुए टाइम में तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा ना। अब इसने क्या कर दिया? अब हालांकि मीनिंग के हिसाब से देखें तो लगेगा ठीक है कि आई हैड सेंट हिम रिप्लाई टू हिज लेटर सम टाइम लास्ट वीक, कि कुछ समय पहले लास्ट वीक में ही मैंने उसको जवाब भेज दिया था। तो ऐसे था के हिसाब निकाल के मैंने उसको तो पिछले सप्ताह ही जवाब भेज दिया था, तो लगेगा ठीक है। लेकिन बात बनती नहीं। जब पास्ट टाइम नोटिंग वर्ड दे रखा है, पास्ट टाइम नोटिंग वर्ड यूज कर रखा है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। ना तो प्रेजेंट पास्ट टाइम दिया हुआ है, पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड का यूज कर दिया है, तो ना तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, और ना ही पास्ट परफेक्ट हो सकता है। ना प्रेजेंट परफेक्ट ना पास्ट परफेक्ट। तो इसमें गलती क्या थी? प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया था। इसमें गलती क्या थी? पास्ट परफेक्ट कर दिया। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का टाइम रेफरेंस दे रखा तो पास्ट इंडेफिनिट। ट्राई टू आस्क हिम, आप किसी और को कह रहे हैं पूछने के लिए, किसी और को कह रहे हैं ट्राई टू आस्क हिम, उससे पूछो।
तो आप तो कह रहे हैं किसी और को पूछने के लिए कह रहे हैं, कोई जाके और पूछेगा उससे। तो किसी और को अगर हम पूछने के लिए कह रहे हैं कोई बात, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर हम कह रहे हैं पूछने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हुआ नहीं। हुआ क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं किसी और को जाके दूसरे से पूछो, तो कोई और व्यक्ति अगर दूसरे से जाके पूछा तो कोई और जाके पूछेगा ना, आप तो डायरेक्ट पूछ ही नहीं रहे, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। तो ये फिर डज को यहाँ लिखने का कोई मतलब ही नहीं था, तो वाई ही रिपीट्स क्या हो जाता, वाई ही रिपीट्स। तो सीधा क्वेश्चन नहीं हुआ ना, कि आप सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे किसी से, आप किसी और को कह रहे हैं, वो किसी और को कह रहा है, वो किसी और को कहेगा, तो सीधा क्वेश्चन हुआ ही नहीं। तो जब हम सीधा क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, सीधा क्वेश्चन पूछ ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। हेल्पिंग वर्ब को पहले करने का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, ट्राई टू आस्क हिम व्हाई डज ही रिपीट, तो क्या होगा, व्हाई ही रिपीट्स, व्हाई ही रिपीट्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर indefinite, future indefinite, future indefinite। पिछली क्लास में एक रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट में? कि सब्जेक्ट हो, सॉरी, आई और वी अगर सब्जेक्ट हो तो शैल लिखते हैं, और उसका मतलब था कि कोई काम नॉर्मली होगा, प्लान नहीं है। और आई वी के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल लिखते हैं। यही बात हुई थी, इतनी बात हुई थी। और उसके बाद एक दूसरी बात भी हुई थी कि अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को रिवर्स कर दिया, अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया मतलब आई वी के साथ अगर हमने विल का इस्तेमाल कर लिया, आई और वी के साथ हमने विल का इस्तेमाल कर लिया, और जो दूसरे दूसरे रेस्ट अदर्स थे उसके साथ सेल का इस्तेमाल कर दिया, तो फिर वो अनप्लान्ड फ्यूचर नहीं रहता, फिर वो कलरलेस फ्यूचर नहीं रहता, फिर वो होगा या नहीं होगा ऐसा नहीं रहता, वो कंफर्म होने लगता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो जाता है, फर्म डिटर्मिनेशन हो जाता है, लॉ हो जाता है, नोटिस हो जाता है, कानून हो जाता है, नियम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर कोई कहता है कि तो एग्जाम्पल दे ही सके थे पहले भी, फिर भी एक एग्जाम्पल कह लिया, आपको लिख दिया स्टूडेंट शैल पे द फाइन, तो शैल पे द फाइन लिख रहा है, इसका मतलब फिर फाइन देना ही पड़ेगा। शैल पे द फाइन लिख रहे हैं, इसका मतलब फाइन देना ही पड़ेगा, कोई इसमें इफ बट नहीं है। अगर स्टूडेंट्स विल पे फाइन लिख रहे हैं, इसका मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कुछ कंडीशन होगा उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन सेल पे द फाइन लिख रहे हैं, तो सेल पे द फाइन लिख रहे हैं, इसका मतलब फाइन तो देना ही पड़ेगा। सेल पे द फाइन लिख रहे हैं, इसका मतलब फाइन देना ही पड़ेगा, कोई बचाव नहीं, कोई बच नहीं सकते। ठीक है, सेल पे द फाइन। छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब इसमें सेकंड यूज करते हैं। आपको जानकर ताजुब होगा, कि अब होना नहीं चाहिए, वो सब मेरे स्क्रीन पर तो नहीं होना चाहिए, कि नॉर्मली फैक्ट्स के लिए खास करके कोई ऐसा फैक्ट जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो सार्वजनिक रूप से हमेशा सत्य है, सार्वजनिक रूप से हमेशा सत्य है, जो हमेशा हमेशा होता है। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो सार्वजनिक सत्य है, उन सब को हमेशा हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ऐसा हमने सुन रखा था, है ना, ऐसा हमने सुन रखा था कि जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ताज्जुब भी होगा। तब आपको ये ताज्जुब हो सकता है कि जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो हैबिचुअल फैक्ट होता है, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लिखते हैं और लिखा जाता है, और हिंदी में भी ऐसा होता है। हिंदी में भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लोग फ्यूचर में बात करते हैं, गागेगी से बात करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट की, जैसे गाय तो घास ही खाएगी, सूरज तो पूरब में ही उगेगा,
चांद तो रात में ही निकलेगा, ये सब तो फैक्ट ही है। चांद तो रात में ही निकलेगा, सूरज तो पूरब में ही उगेगा, सूरज पृथ्वी तो धरती के चक्कर काटेगी, धरती तो सूरज के चक्कर काटेगी ही, धूप में तो बर्फ पिघलेगा ही, ठीक है, मानसून में तो बारिश होगी ही, दिसंबर में तो ठंड पड़ेगी ही। ये सब तो यूनिवर्सल फैक्ट ही है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी तो उबलेगा ही। ये तो हिंदी में भी बोलते हैं ऐसे। गागी किससे बोलते हैं, एक तो बोलते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है या उबल जाता है, ये तो बोलते ही हैं, ऐसा तो बोला ही जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है या उबल जाता है, ये तो बोला ही जा रहा है, ये तो हम बोल ही रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि बोला जाता है कि नहीं, ये तो हम बोल ही रहे हैं, ये तो हम बोल ही रहे हैं। अगली बात क्या है, नेक्स्ट बात क्या हो जा रही है कि जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है उसको हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूनिवर्सल फैक्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक बहुत ही फेमस कहावत होती है कि मर्द तो मर्द ही होते हैं, या मर्द तो मर्द ही रहेंगे, सभी मर्द एक जैसे होते, लोग ऐसा कहते हैं। ये ऐड भी आता होगा, टेलीविजन में ऐड भी आपने देखा होगा, मैन विल बी मैन। तो मैन विल बी मैन का मतलब ये तो नहीं होता पुरुष पुरुष होंगे, तो पुरुष पुरुष होंगे मतलब क्या, सभी पुरुष एक जैसे होते हैं, यही कहने का सेंस है कि सारे पुरुष तो एक ही जैसे होते हैं, सारे मर्द तो एक जैसे ही होते हैं, यही कहने का सेंस है, यही लोग कहना चाहते हैं। हालांकि इस तरह के सेंटेंस नहीं बोले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इज्जत वाली बात नहीं है, जो बोलता है उसकी भी इज्जत वाली बात नहीं। सपोज करें कि महिलाएं बोलती है तो महिलाओं का भी इसमें कोई इज्जत नहीं होने वाला, इसलिए कि अलग अलग औरत के अलग अलग थोड़ी होती है, सभी औरतें भी फिर एक जैसी ही होती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम कहेंगे कि सबको कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तो इसमें औरतों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली अगर देखेंगे तो। इसलिए मैं महिलाओं को बोलता हूँ इस तरह का सेंटेंस नहीं बोलने के लिए, लड़कियों को खास करके, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना तो इसका गलत मीनिंग आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इससे औरतें खुद ज़्यादा बदनाम होती हैं। मैन विल बी मैन, अगर सारे पुरुष एक जैसे होते हैं तो इसका मतलब ये कौन स्त्री बोल सकती है, ये वही स्त्री बोल सकती है जो दो चार पुरुष के कांटेक्ट में आई है। तो जब आप दो चार पुरुष के कांटेक्ट में आ ही गए तो आप कौन से अच्छे हो गए, ठीक है। नॉर्मल तो कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी ऐसी स्त्री जो दो चार पुरुष के साथ कांटेक्ट में आई नहीं, जिसने दो चार पुरुष के साथ रिलेशन बनाया ही नहीं, वो तो इस तरह का सेंटेंस बोल ही नहीं सकता ना, बोल ही नहीं सकती है, सिंपल सी बात है, क्लियर है। और दूसरे के अनुभव पर बोलना कोई ठीक बात नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। तो बोला वही सकता है, इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, मैं हमेशा महिलाओं को मना करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस को बिना सोचे समझे बोल देना कि भाई ईगो सेटिस्फाई हो रहा है, बहुत गलत होता है। सोचना चाहिए, हर सेंटेंस को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, सब कुछ सोचिए, नहीं कि किसी दूसरे की बेइज्जती होती है चलो बोल दो बोल दो बोल दो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को खास करके ध्यान रखना चाहिए किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले। तो मैन विल मैन मतलब पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, ठीक है, पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, सभी पुरुष एक जैसे होते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। एक एक कहावत भी है, और भी है, एक कहावत भी है, इंग्लिश में एक कहावत है, एन एस विल नॉट चेंज इट्स कलर इवन इन रोम, जिसको हिंदी में कहते हैं भाई आप कहीं भी चले जाओ, जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहेगा, किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता, चाहे उसको दुनिया में कहीं भी लेके चले जाओ, तो किसी व्यक्ति का स्वभाव बदलता है क्या, किसी व्यक्ति का स्वभाव जो जैसा है वैसा ही रहता है। तो यही करके एसेस विल नॉट चेंज इट्स कलर, के एस अपना रंग नहीं बदलेगा, चाहे उसको रोम में लेकर क्यों नहीं चले जाओ, कि रोम माना जाता है ना पादरियों का जगह, पवित्र जगह माना जाता है रोम, है। तो उसका था कि अगर रोम भी लेके चले जाओ तो एस गधा जैसा है, गधा वो गधा ही रहेगा। तो ये नॉर्मल हम लोग इंडिया में भी बात करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को कहीं भी लेके चले जाओ, किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी कर लो, उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव जनरली बदलता नहीं। हम लोग नॉर्मली ऐसा इंडिया में भी बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, ऐसा तो नहीं करते। तो विल ही तो इस्तेमाल किया, तो ये तो यूनिवर्सल फैक्ट ही बदलता है, इसको हिंदी मतलब नॉर्मल क्या होगा, इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, व्यक्तियों का स्वभाव नहीं बदलता जनरली। कह रहा तो हम यही चाह रहे हैं कि व्यक्तियों का स्वभाव जनरली या सामान्य तौर पर व्यक्तियों का स्वभाव नहीं बदलता, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, यही कहना चाह रहे हैं, बात भी यही है, कहना भी यही चाह रहे हैं। ये हम कहते हैं वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। तो चाहे कहिए उबलेगा चाहे उबलता है, तो आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी कह, दोनों बातें कह सकते हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी कह सकते हैं,
ये भी कहा जा सकता है। और वाटर विल वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों में से कोई बात कह सकते हैं, दोनों चलता है। हिंदी में कहते हैं पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, दोनों में से कोई भी बात कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर का इस्तेमाल किसके लिए होता है? कभी कभी देखिएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, ये इसकी जरूरत पड़ेगी आपको नरेशन में, इसलिए मैं इसको अभी बता दे रहा हूँ कि नरेशन पढ़ेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। सेल आई या विल सेल वी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो और इससे बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और रहता वो फ्यूचर इंडेफिनिट में, बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रहता वो फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता। सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहता है लेकिन वो होता किसके लिए? आस्क फॉर सजेशंस और एडवाइस। इसकी जरूरत आपको नरेशन में बहुत पड़ेगी, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझेंगे तो आप इसको इंट्रोगेटिव के हिसाब से नरेशन में बना देंगे। जैसे हमने कहा सेल आई गो देयर, तो सेल आई गो देयर अगर हम कहते हैं सेल आई गो देयर, तो इसका मतलब है आप सामने वाले से सलाह लेना चाहते हैं कि आपको वहां जाना चाहिए कि नहीं। सेल में जैसे हिंदी में कहते हैं वहां जाऊं क्या, मुझे वहां जाना चाहिए क्या। अच्छा, अब मैं वहां जाऊं, आप इसके विषय में कैसा सोचते हैं? आपके हिसाब से क्या मुझे वहां जाना चाहिए, ऐसे वो हिंदी में इसका यही बनेगा। हिंदी इसका क्या बनेगा? सेल आई गो देयर कह रहे हैं कि आपके हिसाब से मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं वहां जाऊं क्या, मैं वहां जाऊं तो कैसा रहेगा, मैं वहां जाऊं तो कैसा रहेगा। हिंदी में सिर्फ सलाह मांगते हैं, ऐसे ही मांगते हैं ना कि मैं वहां जाऊं तो कैसा रहेगा, मेरा वहां जाना कैसा रहेगा। आप क्या कहते हैं? मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं, मैं वहां जाऊं कि नहीं। तो देखिए हिंदी में कितना घुमा के बोलता है, हिंदी में कितना घुमा के बोलता है, और इंग्लिश में कितनी आसानी से शैल आई गो देयर होगी। तो शैल आई गो देयर आप लिख रहे हैं, इसका मतलब आप सामने वाले से सजेशन ले रहे हैं, सामने वाले से आप सलाह मांग रहे हैं कि आपको वहां जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। शैल वी shall we shall we wait here। तो अब क्या सामने वाले से सलाह पूछना चाह रहे हैं, उसका विचार जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग को यहाँ इंतजार करना चाहिए, हम लोग यहाँ इंतजार करें क्या, क्या हम लोग को यहाँ इंतजार करना चाहिए, हम लोग यहाँ इंतजार करें क्या, क्या हम लोग को यहाँ इंतजार करना चाहिए, हम लोग यहाँ इंतजार करें क्या। यही सेंस बनता है, ठीक है, यही सेंस बनता है कि हम लोग यहाँ इंतजार करें क्या, या हम लोग को इंतजार यहाँ करना चाहिए क्या, ये सेंस आता है, ठीक है। तो शैल वी वेट देयर, ठीक है। तो ये शैल आई और शैल वी से जो इंट्रोगेटिव, सब में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रखा है आपने, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, सब में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, सब में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ये हम सामने वाले से सजेशन मांग रहे हैं, सामने वाले से एडवाइस मांग रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना। सामने वाले से हम एडवाइस मांग रहे हैं, सामने वाले से हम सजेशन मांग रहे हैं, ठीक है, सामने वाले से एडवाइस या सजेशन मांग रहे हैं। तो सेल आई और सेल वी का इस्तेमाल सामने वाले से सजेशन मांगने, एडवाइस मांगने के लिए भी किया जा सकता है। और ये टेंस पूछेगा कौन सा है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल आस्क फॉर सजेशन भी हो सकता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल, फ्यूचर नाम टेंस तो लिखा है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बार बार लिखा जाए, सजेशन मांगने के लिए भी किया जा सकता है फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल। नेक्स्ट पर आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट ही है, नेक्स्ट यूज है फ्यूचर। इसमें क्या करता है, विल यू से कई बार क्या करेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना देगा, विल यू से शुरू करेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू करेगा, ठीक है। नरेशन में ध्यान रखना, नरेशन में ऐसे ही सेंटेंस फंसा देता है, बिल्कुल उलझा देता है, लोग एकदम इंटरोगेटिव वाले रूल से बना के चले जाते हैं, इंटरोगेटिव वाले रूल से बना के चले जाते हैं, और जहां आपने इंटरोगेटिव वाले रूल से ऐसा सेंटेंस बनाया तो फंस जाएगा। क्योंकि नरेशन में क्या है कि इंटरोगेटिव बनाने का अलग रूल है, ऑर्डर बनाने का अलग रूल है, ठीक है, ऑप्शन कमांड बनाने का मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाने का अलग रूल है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का अलग रूल है।
तो विल यू से जो सेंटेंस इस तरह का बनेगा ये होता है गिव ऑर्डर। किसके लिए होता है? गिव ऑर्डर, गिव ऑर्डर, या आस्क समवन टू डू समथिंग। आस्क समवन टू डू समथिंग, कि किसी को हम अगर कुछ करने के लिए कहते हैं, किसी को अगर हम कुछ करने के लिए कहते हैं, किसी को हम कुछ करने के लिए कह रहे हैं, आस्क समवन टू डू समथिंग, या किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो ये विल यू का इस्तेमाल करें। यानी सेल आई और सेल वी से जहां हम सजेशन मांग रहे थे अपने लिए सजेशन मांग रहे थे कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना, वहीं विल यू से अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं कि ये करो, ये ऐसा करो, ठीक है, ऑर्डर देना हो गया। जैसे हमने कहा विल यू शट अप, विल यू शट अप, आपने कई बार लोगों को वैसा बोलते हुए सुने होंगे, विल यू शट अप। तो विल यू शट अप अगर किसी को कह रहे हो तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? चुप रहे। क्या कहना चाह रहे हैं? चुप रहे, चुप कर। विल यू शट अप, चुप करो, चुप रहो। चुप रहता है कोई कहता है हिंदी में चुप रहने का क्या लेगा, चुप रहता है कि नहीं, चुप कर, चुप रहे। तो आप क्या चुप रहे कह रहे हैं? अब देखो ऑर्डर में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया गया था कि ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते थे, बताया जब स्ट्रक्चर में बता रहा था तो बताया कि V1 से शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कम, गो, वेट, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर देते क्या होता है? ऑर्डर होता है। अब साथ साथ यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ साथ साथ हमारे और साथ साथ क्या हो जा रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल ऑर्डर देने के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल यूनिवर्सल फैक्ट के लिए भी कर सकते हैं। जबकि हमारे दिमाग में अब तक बस मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि नहीं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल या तो ऑर्डर देने के लिए करते हैं या यूनिवर्सल फैक्ट के लिए करते हैं, जनरली लोगों के दिमाग में ये रहता है। तो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कंसेप्ट बदलता है। या हम कहते हैं विल यू क्लोज द गेट, विल यू क्लोज द गेट, तो क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे? या हिंदी में ऐसे दरवाजा बंद कर दो ना, हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं दरवाजा बंद कर दो ना, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो ना, या दरवाजा बंद कर दो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, या तो दरवाजा बंद कर दो बोल देंगे या फिर दरवाजा बंद कर दो ना बोल देंगे, ठीक है। बंद कर दो या बंद कर दो ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बंद कर दो भी हो सकता है, बंद कर दो ना भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, विल यू शट अप और विल यू क्लोज द गेट, जो भी करना था। तो ये सब ऑर्डर देना होगा, ये सब क्या है, ये सब ऑर्डर देना है। आप सामने वाले को क्या कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, क्लियर है, किसी को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है। दे सकते हैं आप ऐसे भी ऑर्डर दे सकते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो विल यू शट अप या विल यू क्लोज द गेट, जो भी है, जैसे भी सेंटेंस है। तो ऑर्डर देने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो सकता है। और एक यूज हो सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट का, कंपल्सन, बाध्यता, कि अगर कोई कंपल्सन अभी है या फ्यूचर में है, मतलब अभी भी है, तो अभी के लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया ही था कि कोई कंपल्सन अभी दिखा रहा है कभी है, साथ साथ फ्यूचर भी दिखा सके, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? हम कहते हैं यू विल हैव टू पे द फाइन, यू विल हैव टू पे द फाइन, कि तुम्हें जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, तुम्हें जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू पे द फाइन, यू विल हैव टू पे द फाइन, तो जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा, जुर्माना तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट ही तो हुआ। अब तुम्हें जुर्माना देना ही पड़ेगा या तुम्हें तो जुर्माना देना ही होगा, ये बात हम लोग प्रेजेंट के लिए भी करते हैं और फ्यूचर के लिए भी करते हैं। मान लो कभी बाद में भी देना पड़ेगा तो भी कैसे जुर्माना तुम्हें भरना ही पड़ेगा। और किसी को अगर अभी अभी भी जुर्माना देना है उसको भी हम लोग बोल के नहीं, जुर्माना तो तुम्हें देना पड़ेगा, फाइन तो तुम्हें भरना पड़ेगा, चाहे तुम अभी भर लो चाहे बाद में भर लो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम लोग किसके किसके लिए कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, कंपल्सन में भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट में भी कर सकते हैं, अनप्लान्ड एक्शन के लिए भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मांगने के लिए भी कर सकते हैं, ऑर्डर देने के लिए भी कर सकते हैं। 5-6
फ्यूचर इंडेफिनिट का, सबके इंडेफिनिट का यूज ज्यादा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में गए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज था, पास्ट में गए तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज ज्यादा हुआ, अब फ्यूचर में भी आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज ज्यादा हुआ। और 5-6 के भी यूज हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट के भी यूज हो गए, अलग अलग तरह से बात कर, लेकिन 5-6 यूज तो हो ही गए फ्यूचर इंडेफिनिट के। तो लिखा he will have to wait, उसको इंतजार करना पड़ेगा, उसको रुकना होगा, उसको इंतजार करना पड़ेगा, उसको रुकना होगा, उसको इंतजार करना होगा, उसको रुकना होगा, या उसको रुकना पड़ेगा या उसको इंतजार करना पड़ेगा, यही है। he will have to wait, ठीक है, he will have to wait। हमने कहा they will have to work, तो they will have to work कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, उन लोगों को काम करना पड़ेगा, उन लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात भी हो सकती है। क्लियर है इतनी बात। एक चीज का और यूज कर सकते हैं हम कभी कभी गेस करने के लिए भी, अनुमान करने के लिए, गेस करना या अनुमान करना, गेस करना, अनुमान करना। जैसे हमने कहा ही विल बी इल, तो ही विल का मतलब क्या, कि एक तो दो बातें हो सकती है इसमें, वो या तो हम सिंपल कह सकते हैं, हो सकता है वो बीमार पड़ जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर की, बीमार पड़ जाएगा, या फिर हो सकता है हम अनुमान कर रहे हैं, हो सकता है वो बीमार हो, ही विल बी इल, बीमार होगा, शायद बीमार होगा, ही विल बी इल। तो दो बातें, ही विल बी इल के दो मतलब होंगे, या तो हम गेस कर रहे हैं कि वो बीमार होगा, ठीक है, या फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में वो बीमार पड़ जाएगा। दोनों बातें हो सकती है, दोनों दिमाग में रखना है, ये नहीं कि किसी एक बात को ही पकड़ते, गेस भी हो सकता है, और पहला जो रूल था फ्यूचर इंडिफिनिट वाला, जो पहला रूल था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। हमने कहा he will be a teacher, तो he will be a teacher अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो शिक्षक होगा, वो शिक्षक होगा। तब हम ये कह रहे हैं शिक्षक होगा, तो दोनों बातें हो सकती है, दोनों बातों की पॉसिबिलिटी है। किस किस बात की, दोनों बात की पॉसिबिलिटी भाई, कि हो सकता है कि हम अभी अनुमान कर रहे हैं अंदाज कि वो तो शिक्षक होगा, हो सकता है कि वो शिक्षक हो, शायद वो शिक्षक हो, वो शिक्षक होगा, वो शिक्षक होगा, वो ऐसा अनुमान कर रहे हैं। या फिर हम कहते हैं कि भविष्य में हो सकता है वो शिक्षक, अभी शिक्षक नहीं, वो शिक्षक बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, अभी शिक्षक नहीं है लेकिन भविष्य में वो शिक्षक बन जाए, ही विल बी अ टीचर, ही विल बिकम अ टीचर। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि हम उम्मीद कर रहे हैं, बात यही है कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अब होगा नहीं होगा ये नहीं पता, अनुमान कर रहे हैं। हमने कहा ही विल बी इल, तो वो बीमार होगा, अनुमान ही तो लगा रहे हैं, हो सकता है ना भी हो, या वो बीमार पड़ जाएगा, अनुमान ही तो बीमार पड़ जाएगा, हो सकता है ना पड़े। इतने अलग अलग कंडीशन में, इतने अलग अलग कंडीशन में हम फ्यूचर इंडिफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सारे स्ट्रक्चर को ठीक से देखें तो देखो फ्यूचर इंडिफिनिट में स्ट्रक्चर आया क्या क्या। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, इसमें स्ट्रक्चर यूज तो इसके 6-7 हो गए, 6 या 7 यूजेस के भी हो गए स्ट्रक्चर में। देखो और एफर्मेटिव की ही बात करो तो एफर्मेटिव में इसके कितने स्ट्रक्चर हो गए, कितने स्ट्रक्चर एफर्मेटिव में, कितने। सबसे पहला स्ट्रक्चर तो हुआ सब्जेक्ट शैल विल, और इसके बाद सीधा आपने क्या लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, और साथ ही इसके क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये हुआ एक स्ट्रक्चर, तो ये हुआ। और जनरली हमने बचपन में क्या किया कि सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को पढ़ा, और कई लोगों को तो बस दिमाग में अभी तक यही पता कि बस फ्यूचर इंडेफिनिट का यही स्ट्रक्चर हो सकता है ना, आपके दिमाग में ये चला कि फ्यूचर का तो बस यही होगा, इसके अलावा क्या स्ट्रक्चर होगा। तो जैसे आपने देखा पास्ट में भी 4-5 स्ट्रक्चर हो गए, फ्यूचर में, प्रेजेंट में तो 6 हो गए थे, प्रेजेंट में 6 स्ट्रक्चर थे, पास्ट में मेरे ख्याल से 5 स्ट्रक्चर थे पास्ट इंडेफिनिट के, मतलब सबके इंडेफिनिट टेंस के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है, सबके इंडेफिनिट के। अब इसके भी इंडेफिनिट के एक से अधिक स्ट्रक्चर होने जा रहे हैं, देखते हैं। शैल विल V1 ऑब्जेक्ट, शैल विल V1 और ऑब्जेक्ट, एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव। एक अभी अपने आपने देखा सब्जेक्ट शैल विल, और एक बार अगर शैल और विल आ जाए, एक बार अगर शैल या विल आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए, एक बार शैल विल आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, सिर्फ और सिर्फ हैव होना है, टू
प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट सेल विल हैव प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार सेल विल लिख दिया, सेल विल हो गया, हैव प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, इतनी ही बात होनी। ठीक है, क्लियर है? तो सेल विल हैव 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ये किसके लिए आया था? ये कंपल्सन दिखाने के लिए आया था। ये किसके लिए आया था? कंपल्सन दिखाने के लिए आया, मजबूरी दिखाने के लिए। कंपल्सन या मजबूरी। तो सेल विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेल विल प्लस हैव प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी दोनों क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। ये नॉर्मल बात दिखाता है कि कोई काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेल विल हैव प्लस 2 प्लस B1 क्या दिखाता है? कंपल्सन, मजबूरी दिखाता है। दो स्ट्रक्चर तो इसमें भी हो गए। एक स्ट्रक्चर अभी अभी आपने देखा, अगर आपका ध्यान गया हो तो, कि ऐसा भी तो हो सकता है, सब्जेक्ट सेल विल बी प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन। ऐसा भी तो होगा, जैसे अभी लास्ट में आपने लिखा था ही विल बी इल, या ही विल बी अ टीचर, he will be a doctor, he will be an engineer, he will be very smart, he will be tall। तो ये भी तो फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के कितने स्ट्रक्चर हो गए? फ्यूचर इंडेफिनिट के 3 स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, ठीक है, क्या क्या हो गया? सेल विल के साथ B1 प्लस ऑब्जेक्ट, सेल विल हैव प्लस 2 प्लस B1, और एक सेल विल बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। 3 स्ट्रक्चर हो गए अफर्मेटिव। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6, पास्ट इंडेफिनिट के 5 और फ्यूचर इंडेफिनिट के भी 3 स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, तो सिर्फ 3 ही टेंस के क्या हो गए? 15 स्ट्रक्चर, 14 स्ट्रक्चर हो गए, जबकि हम लोग 12 टेंस के लिए 12 स्ट्रक्चर पढ़ते थे। यहाँ 3 ही टेंस के 14 स्ट्रक्चर हो जा रहा है, और उसके बाद अपने जो 9 टेंस है उसके तो अपने अपने स्ट्रक्चर हैं। तो कहने के लिए टेंस टोटल मिला के 12 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है 20 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ यहाँ मात खा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि टेंस, अगर टेंस 12 है तो स्ट्रक्चर भी कितने होंगे? 12 भी होंगे। और कहानी क्या बन जा रही है कि टेंस तो 12 है लेकिन स्ट्रक्चर कितने हैं? 20 से ज़्यादा है। अब इन सब का अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने में तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? सिंपल सा रूल है कि जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद जो सेल विल प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पहले वाला का देखें, अगर दूसरे वाला का देखें, कंपल्सन वाला का देखें, तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट जो होना होगा। अगर तीसरे का देखें नेगेटिव तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस B प्लस एडजेक्टिव या नाउन, जो भी होगा, एडजेक्टिव या नाउन। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर, तीनों के नेगेटिव बन सकते हैं, और सब तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, बस मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना दे रहा हूँ। यस नो WS क्वेश्चन वगैरह सब आप लोग आराम आराम से सब बना लेना, और सबका एग्जाम्पल भी लिख लेना। जो जो सेंटेंस बना है उसी का सेंटेंस बना लेना। यू विल हैव टू गो, यू विल नॉट हैव टू गो। ठीक है, यू विल बी अ टीचर, यू विल नॉट बी अ टीचर, ही विल बी इल, ही विल नॉट बी इल, ही विल बी हियर, ही विल नॉट बी हियर। इसी तरह से अगर हमको यस नो क्वेश्चन बनाना है, क्या बनाना है? अगर यस नो क्वेश्चन बनाना है तो यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर लिया, क्या कर लिया? सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ डेरिवेशन। ये यस नो क्वेश्चन है। फिर सेल विल सब्जेक्ट हैव प्लस 2 प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नहीं यस नो, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जिसका जवाब हम
हाँ या ना में दे सकते हो। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को जब हाँ या ना में जवाब दे सकते हो, उसमें सिंपल सा रूल है, वे सिर्फ और सिर्फ क्या करो, हेल्पिंग वर्ब को आगे करो, और तो कुछ करना नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब को आगे कीजिए, कहानी खत्म, हेल्पिंग वर्ब आगे वो और बात बन गई। और तीसरा स्ट्रक्चर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सेल विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन मार्क इंटरोगेशन। इतनी ही बात होनी है। अब इसी का अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाना है तो डब्ल्यू एच वर्ड को इसके पहले रख दीजिए। ये तो होगा डब्ल्यू एच वर्ड जो है इसके पहले जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। सबके पहले डब्ल्यू एच वर्ड की व्हाट, व्हेन विल यू गो, व्हेन विल ही कम, why will he have to pay the fine, why will he be ill। और अगर निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो जो भी नॉट होगा वो इस सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट, शैल विल सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद हैव आएगा, जब सब्जेक्ट के बाद नॉट सीधा। जब इंटरगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो नॉट क्या आता है, सीधा सब्जेक्ट के बाद। हर जगह यही हुआ ना कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, और नॉट जो आना वो हेल्प सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया। यही है बेसिक स्ट्रक्चर, यही है इंटरगेटिव नेगेटिव बनाने का, कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले रखिए और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। या दूसरा तरीका क्या होता है, अगर नॉट को पहले रखना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ मिक्स करना पड़ेगा। यह ध्यान रखिएगा कि सेल के साथ जब नॉट मिक्स होता है तो इसका स्पेलिंग बदल जाता है, क्या होता है, शांट। ये ध्यान रखना है, सेल के साथ जब हम नॉट ऐड करते हैं तो उसका स्पेलिंग बदल जाता है, सांट होता है, ना कि पता चला ऐसा लिख दिया सेलेंट। तो ऐसा मत कर दीजिएगा, जो उसमें आके सेल के साथ नॉट फॉर्म नॉट लगाया था उसका फॉर्म जो बना दिया सेलेंट, ऐसा कुछ बना दिया। इसी तरह से विल के साथ जब हम नॉट लगाते हैं तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, विल के साथ जो नॉट फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, वॉन्ट। विल के साथ जो शॉर्ट फॉर्म है उसका क्या फॉर्म है, वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट। या तो क्लियर हो गई बात, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट। अब ये नहीं कि इसको देखकर फिर बहुत सारे लिखने वाले एकदम जल्दबाजी में आते हैं और अपना यही विलंट लिख के चल देते हैं। पता चला विलंट लिख देखे, विल नॉट और नॉट पे अपोस्ट्रोफी लगा के डॉट लगा दे, विलंट। तो विलंट और साइलेंट नहीं होता है, सेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म साइलेंट और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म विलंट जो है बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह की गलती बिल्कुल कभी भी नहीं करना, भूले से भी ऐसी गलती नहीं करना। तो ये सारी कहानी क्या थी, फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, एक दो सेंटेंस लिख कर देख लेते हैं। जैसे हमने कहा विल ही बी इल, क्या वो बीमार होगा, विल ही नॉट गो, या तो ऐसे लिखेंगे विल ही नॉट गो, या फिर हम क्या लिखेंगे वॉन्ट ही गो, दोनों सही है। क्या लिखा, शैल वी नॉट मीट टुडे, क्या हम आज नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं दूसरा तरीका क्या हो कि अगर नॉट को हम पहले लाएं तो शांट वी मीट, शांट वी मीट टुडे, ऐसे होना चाहिए। हमने कहा why will he have to wait, कि उसको क्यों इंतजार करना पड़ेगा। या हमने कहा why will he not have to wait, कि उसको इंतजार क्यों नहीं करना पड़ेगा, उसको इंतजार क्यों नहीं करना पड़ेगा। या तीसरा हो सकता है why won't he have to wait, won't, यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखना पड़ेगा, वॉन्ट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखना पड़ेगा, वॉन्ट। ये क्या, वॉन्ट, WON वॉन्ट।
अगर इसकी जगह हम ऐसा कुछ लिखने की कोशिश करें कि वाई विल ही सॉरी वाई विल वाई विल नॉट वाई विल नॉट NOT है ये, नॉट वाई विल नॉट ही हैव टू वेट। अगर हमने ऐसा लिखा वाई विल नॉट ही हैव टू वेट, अगर हमने ऐसा लिखा तो ये जो है ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। अगर ऐसा कॉमन एरर में आ जाएगा तो आपको क्या करके आना पड़ेगा, ए पार्ट में गलती करके आनी पड़ेगी, ए पार्ट। और फिर सुधार कैसे होगा, अगर ये ए पार्ट में होगा फिर इसको नॉट में तो हम बी पार्ट में ले जा सकते हैं, नॉट को ही के बाद ले नहीं जा सकते हैं क्योंकि ही क्या है, बी पार्ट में है। तो यही विल नॉट को क्या करना पड़ेगा, इसी विल नॉट को हमें लिखना पड़ेगा वॉन्ट। विल नॉट को क्या लिखना पड़ेगा, वॉन्ट। समझ में आ गई बात। तो ये पूरी कहानी जो थी, ये कहानी थी फ्यूचर इंडेफिनिट की। किसकी कहानी थी ये, फ्यूचर इंडेफिनिट की। नेक्स्ट क्लास में आपका टेंस मुझे लगता है खत्म, क्योंकि अब टेंस में कुछ है नहीं। जो टेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट में ही था। नेक्स्ट जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसमें ज़्यादा नहीं है, एक दो रूल के हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपका मतलब नेक्स्ट क्लास टेंस की आखिरी ही क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास जो है टेंस की आखिरी क्लास होगी। जो भी था इसी में था, फ्यूचर में ही था, फ्यूचर इंडेफिनिट में जो कुछ था। नेक्स्ट वाले टेंस में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, रूल ही नहीं ज़्यादा, इसमें तो ढेर सारे यूज़ है। मतलब जितने रूल फ्यूचर इंडेफिनिट में अकेले हैं उतने रूल सारे मिलाकर भी नहीं है। सारे जो फ्यूचर इंडेफिनिट में जितने रूल हैं उतने रूल फ्यूचर के और सारे जो 3 टेंस बचे हैं उसको मिलाकर भी उतने रूल शायद नहीं है। तो कल ही पता चलेगा, नेक्स्ट क्लास में ही पता चलेगा। ओके, तब तक मैं आपका PDF बना दूं। PDF बनाने का मटेरियल किधर है।